मैं स्टार्ट कर हाँ। रहा हूँ। अच्छा जी, हम लोग इसे थोड़ा आगे लेके जाएंगे ताकि हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ जाएं। एक्चुअली इजी है, इसे फ्रेंडली यूज आप लोग लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। लेबल में हम लोग क्या करते हैं कि अपने क्वेश्चन ऐड करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन जो है वो ऐड किया, ये पूरा का पूरा यहाँ से जो मेरा क्वेश्चन आया था, मैंने फर्ज करें ये सेकंड क्वेश्चन है तो मैंने उसको कॉपी किया और लाके जो है वो उसी एसपीएसएस की फाइल जो है यहाँ पे सेकंड में जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया। अब इन्हीं के ही हम लोग यहाँ कैटेगोरिकल जो कैटेगरीज हैं वो ऐड कर देते हैं। वो ऑलरेडी हमारे स्केल में मौजूद होती है, हमें पता होता है कि वन जो है वो इक्वल है स्ट्रांगली एग्री के, या जीरो से स्टार्ट हमारा जो लिक्विड स्केल है वो हो रहा है। उस हिसाब से हम लोग इनको कैटेगरीज भी कर लेते हैं। जैसे वन है तो वन स्ट्रांगली एग्री है, और जो कि ऑलमोस्ट फाइव होता है, हम उस हिसाब से कर लेते हैं। ये मैं काउंट बेस के क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये वन से फोर है तो स्ट्रांगली एग्री फोर होगा यहाँ पे। फिर इसी तरह जो थर्ड है वो है एग्री। फिर टू जो है वो डिसएग्री है। फिर सेम फोर पे आ गया जी स्ट्रांगली डिसएग्री। इस तरह आपके जो डिफरेंट क्वेश्चन आए होंगे, आप उस हिसाब से उनकी अपनी जो लिक्विड रिस्पॉन्स है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका जो है डाटा इस तरह इंटर हो जाता है। अब ये जितने आप वन को कॉपी करके ऐसे पेस्ट भी कर सकते हैं, या वन बाय वन भी करके कंट्रोल प्लस बी के साथ पेस्ट कर सकते हैं कि आपको बार बार दोबारा ना लिखना पड़े। या ऐसे राइट क्लिक करके भी आप लोग जो है यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो एक दफा आपको लिखकर रिस्पॉन्स ऐड करने के बाद जो है वो ऐड हो जाता है। अब इस तरह करके आपने ये वेरिएबल व्यू में अपना डाटा इंटर करना है। अब जैसे ही आपकी डाटा शीट जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, यानी वो क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, ऊपर डेमोग्राफिक शीट ऐड हो जाती है, तो आप लोग डाटा व्यू में आ जाते हैं। डाटा व्यू इस तरह आपके पास आता है जिसमें आपने डाटा इंटर करना होता है। अब ये डाटा इंटर कौन सा है? जो आपके रिस्पॉन्डेंट्स का डाटा, यानी आपने 200 के रिस्पॉन्डेंट्स लिए हुए हैं और 100 के रिस्पॉन्डेंट्स लिए हुए हैं, तो ये उनका डाटा आप यहाँ ऐड करते हैं। और इस तरह के रिस्पॉन्डेंट वन है, इवन आप सीरियल नंबर भी इनको दे सकते हैं यहाँ से आप लोग, ताकि सम टाइम सुपरवाइजर कहता है जी मैंने आपका डाटा चेक करना, तो आप स्टार्ट में ही एक ऑप्शन जो है वो लेके आप क्या करते हो जो सीरियल नंबर दे देते हो। इससे आप जितने आपके रिस्पॉन्डेंट है आप वन बाय वन करके इंटर करते रहते हो। उधर आप उसको जो आपके पास क्वेश्चन शीट होती हैं डिफरेंट, उनके ऊपर भी आप एक एक दो दो नंबर लगा सकते हो कि अगर आपको कोई डाटा चेक करना चाहता है और सुपरवाइजर चेक करता है, एक्सटर्नल चेक करता है, या कोई भी डाटा चेक कर दो, तो आप उसे शो करवा सकते हो कि ये मेरा क्वेश्चन आया है और ये मैंने उस सीक्वेंस से डाटा एंटर किया हुआ है। फिर उसकी जितनी एज है, अब हमने एज के दो ग्रुप्स बनाए हुए थे तो हमने वन और टू किया हुआ था, तो उस बेस पे हम लोग क्या करते हैं जी, और डोलेसेंट्स है तो वन कर दिया। वो उसी जो हमने एज ग्रुप्स बनाए उसमें, या मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं कि एज कंटिन्यूसली ली जाए, यानी जिसकी जितनी एज है वो 23 है, 21 है, 24 है, ये ली जाती है। समटाइम हम अपना इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जब डिटरमिन करते हैं तो हम एज स्पेसिफाई वहां करते हैं, या इवन रिस्पॉन्डेंट करेक्टरिस्टिक्स में भी हम लोग लिखते हैं कि मैं इस एज ग्रुप के लोग ले रहा हूँ। उस हिसाब से अगर आपके पास एज कैटेगरीज नहीं है तो आप कंटिन्यूसली एज ले सकते हो। वो ज्यादा अच्छा है कि जिसकी जितनी एज है वो आपने यहाँ टाइप की हुई है। जैसे 22 है तो आपने 22 लिखा हुआ है, ऐसे करके जिसकी 25 है वो आप ऐड कर सकते हो। तो ये भी एक ज्यादा अच्छा वे है। अब जेंडर में हमने जीरो जो है वो मेल के लिए किया हुआ था और वन जो है वो फीमेल के लिए था, तो उस हिसाब से भी आप जो है वो अपने जो डाटा आपका होगा, यानी वो फीमेल का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने जो कैटेगरी दी हुई है आप उस हिसाब से उसे फिल कर सकते हो। इसी तरह जो है वो आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनके ऊपर आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं जी। जैसे स्ट्रांगली एग्री है और तो फोर है, और किसी ने जो है वो एग्री किया हुआ तो वो थ्री है। जो जो रिस्पॉन्डेंट ने रिस्पॉन्स किया हुआ, तीन को टिक किया हुआ, चार को किया हुआ, दो को किया हुआ, तो वो आपने वन बाय वन करके जो है वो ऐड करना होता है ऐसे। फिर जब एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड को आपने दो नंबर दिया, उधर क्वेश्चन शीट पे भी आपने टू मार्क कर दिया है, और इधर उसकी जितनी एज है उससे आप ये, अब आपका जो क्वेश्चनर हार्ड फॉर्म में डाटा लिया हुआ है वो आप लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या वो इंटर कर रहे हैं एसपीएसएस फील्ड पे। आल्दो हम लोग जब डाटा गूगल फॉर्म से लेते हैं तो वो एक्सेल शीट होती है जिससे हम इजीली जो है वो फाइल में जाके और यहाँ से ओपन करके जो है
वो फाइल से हम डाटा जो है वो कॉपी कर लेते हैं, उससे हमें जो है वो एक्सेल डाटा शीट ऑटोमेटिकली इसमें इंटर हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम लोगों ने क्वेश्चन हार्ड फॉर्म में कॉपी करवा के एक एक रिस्पॉन्डेंट से फिल करवाया हुआ है, तो वो डाटा हम लोग इस तरह करके जो है वो इंटर करते हैं। अब जब हमारा डाटा इंटर हो जाता है तो उसके बाद दो तीन मराहल हैं जिसे हम लोग जो है वो केयरफुली देखते हैं, और जिसे हम लोग स्क्रीनिंग कहते हैं। ये बड़ा बहुत जरूरी है कि हमें पता चले हमारा डाटा सही तरह इंटर हुआ हुआ है या नहीं, क्योंकि समटाइम मिसिंग वैल्यूज होती हैं। समटाइम हमने जहाँ इधर 3 लिखा होता है तो वो 33 हुआ होता है, जिसको जल्दी में हमें भी नहीं पता चलता। तो ये एरर्स होते हैं जिनको हमने रिमूव करना होता है अपना एनालिसिस करने से पहले, या इवन अपनी रिलायबिलिटी डाटा की चेक करने से पहले, कोरिलेशन चेक करने से पहले, या ओवरऑल एनालिसिस करने से पहले। तो ये हमने पहले जो एरर्स होते हैं ये रिमूव करने होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग एक एक पास डाटा शीट है, ये पैलेट स्टडी की मेरी पीएचडी की डाटा शीट है, तो हम इसको लेंगे आपके आसानी के लिए। ये थोड़ा डाटा ज़्यादा है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसे मैं सेव एज कर लूँ, ताकि अगर इसमें कोई चेंजिंग्स होती हैं तो हमें इसमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, इसे हम अपनी आसानी से जो है वो कम कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। समटाइम हम डेमोग्राफिक ज्यादा ले रहे होते हैं, जैसे एज है, जेंडर है, यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन आपने ली, आपने मैरिटल स्टेटस लिया हुआ है, मैरिड है और सिंगल है, फैमिली सिस्टम है। अभी आपके पास क्वेश्चनायर भी ज्यादा होते हैं। हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि क्वेश्चनायर भी दो तीन जो है वो रख लेते हैं, ताकि हमें आसानी से जो है इसको इजीली अंडरस्टैंड करना। बाकी चीजें मैं रिमूव कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम ना हो जिससे जितना लंबा डाटा दे। सर ये हमारे पास डाटा इंटर है जो हमने किया हुआ है, ये मेरे ख्याल में 100 का डाटा है, और ताकि हमें जो है वो समझने में इजी हो जाए। आप लोगों का भी ऐसे ही डिफरेंट जो है वो डाटा सेट होगा जो आपने रिस्पॉन्स किया होगा। अब जितने आपके क्वेश्चन आए आपने हर का एक एक का आइटम है। अच्छा जी, सबसे पहले डाटा इंटर करने के सबसे पहला जो रूल है वो हम डाटा की स्क्रीनिंग करते हैं। मैं इसे पहला पहला रूल कहता हूँ, और कभी भी आपको एनालिसिस की अगले एनालिसिस की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले आपने इसकी स्क्रीनिंग करनी है, आपने देखना है, इसे क्लीनिंग भी कहते हैं, स्क्रीनिंग भी कहती हैं, कि आपने कोई डाटा एंट्री करने में एरर तो नहीं किया, आपने रिस्पॉन्स सही तरह ऐड किया, आपका लिक्विड जो है वो सही तरह है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एनालाइज में जाते हैं। अब जितने एनालिसिस हमने परफॉर्म करने हैं, वो कोरिलेशन है, वो रिग्रेशन है, वो टी टेस्ट है, वो वन वे अनोवा यानी कंपैरिजन है, रिलायबिलिटी है, वो सारी एनालाइज में है। इसे एसपीएसएस का दिल भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ एसपीएसएस। तो ये आपने माइंड रखना है। ये देखिए, ये कोरिलेशन है, हमें बाइवेरिएट कोरिलेशन यूज करना होता है। ये रिग्रेशन है, हम लोग साइकोलॉजी में, सोशल साइंस में लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। कंपेयर मीन में हमें जी वन सैंपल टी टेस्ट मिल जाएगा, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट मिल जाएगा, पेड सैंपल टी टेस्ट मिल जाएगा, या वन वे अनोवा है। तो ये तीन चार टेस्ट हैं जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव है, इसमें हम लोग जो है वो टेस्ट यूज करते हैं। तो ये जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि हमने किस तरह करके अपना जो है वो डाटा इंटर करना, और फिर उसके बाद जो है हमने करना। अब देखें, की समरी हम लोग लेते हैं जब भी हम लोगों ने डाटा की स्क्रीनिंग करनी है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा डाटा जो है वो सही तरह इंटर हुआ हुआ है या नहीं। या फिर हम लोग ये फ्रीक्वेंसी से भी जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं कि हमने डाटा जो है वो सही तरह एंटर किया है या नहीं। तो ज्यादातर हम लोग जो है वो यहाँ से जितने ये डाटा है इसको हम लोग यहाँ ऐड करते हैं। यहाँ तक तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो हमें बता देता है आपने 100% डाटा ऐड किया है, आपकी जो लिमिटेशंस थी वो बिल्कुल ठीक थी, और कोई एरर तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है। ये देखें, ये केस प्रोसेस समरी है, इसमें आपको पता चल जाता है कि आपका हर आइटम का केस 100% डाटा इंटर है, कोई भी डाटा मिसिंग नहीं है, कोई रिमूव नहीं हुआ हुआ, और कोई चीज जो है वो वैल्यू मिसिंग नहीं है। इवन आपको ये रिस्पॉन्स भी वो वन बाय वन का दे देता है कि क्वेश्चन वन जो है, रिस्पोंडेड वन का जो क्वेश्चन वन था उसका उसने स्ट्रॉन्ग स्लाइटली एग्री का हुआ, ये एग्री है, ये स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है। इस तरह करके आपको रिस्पॉन्सेज भी मिल जाते हैं हर किसी के, और ये उसकी 100% एक्यूरेसी भी मिल जाती है।
इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से भी जो है वो जज कर लेते हैं। हम लोग आराम से एनालाइज में जाते हैं, सेम इसी चीज को, और फ्रीक्वेंसी से भी हम लोग देख लेते हैं जितनी चीजें हैं या कहीं कोई चीज मिसिंग है तो हम, अगर तो ज्यादा मिसिंग है तो हम वो क्वेश्चनायर ही रिमूव कर देते हैं। हम लोग ऐड ही नहीं करते मिसिंग वैल्यूज वाले। और अगर कहीं एक आध मिसिंग है तो हम जो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स आया हुआ है उस क्वेश्चनर में, हम वो ऐड करते हैं, या हम अनसर्टेन रिस्पॉन्स ऐड कर देते हैं, यानी अगर जो मिड वाला रिस्पॉन्स है वो हम ऐड कर देते हैं। इस तरह करके हम मिसिंग वैल्यूज को जो है वो हैंडल करते हैं जी। ये हम लोग देख लेते हैं, फ्रिक्वेंसी से हमें पता चल जाता है कि इसमें मैक्सिमम एज कितनी है। आपके क्राइटेरिया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था, उससे कहीं ज्यादा तो कोई एज वाला नहीं आ रहा। फर्ज करें मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया था 20 से 30 ईयर्स, तो मुझे पता चला जी इसमें इतने लोग जो हैं, 4 5 लोग वो हैं जो मोर देन 30, तो ये 5 लोगों को मैं रिमूव कर सकता हूँ। ये आपका है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। आप उस एज से ज्यादा अगर लोग आ गए हैं, यहाँ से आपको पता चलता है कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, आपने पूरा डाटा एंटर किया हुआ है। सेम जेंडर है आपके, मेल फीमेल कितने हैं, फिर यूनिवर्सिटी, आपने किस यूनिवर्सिटी से डाटा लिया, इस तरह आपके डिफरेंट डेमोग्राफिक होंगे। एजुकेशन है, आपने एजुकेशन के कितने लोग लिए हुए हैं, वो मास्टर के कितने हैं, एमफिल के कितने हैं, ऐसे करके। मैरिटल स्टेटस है आपका, मैरिड कितने हैं और सिंगल कितने हैं। फैमिली सिस्टम, आपका फैमिली सिस्टम भी आपको ऐसे ही जैसे आपके डेमोग्राफिक है। अच्छा, अब ये उसका लिखकर टाइप है, इसमें अगर कहीं 33 यहाँ आया हुआ है, 22 आया हुआ, तो इसमें इनके वो एरर है। अदरवाइज वही स्ट्रांगली एग्री जो आपके लिखकर रिस्पॉन्स है, उसी में ही लोगों ने रिस्पॉन्स किया हुआ है। सेम आप एक एक आइटम जो है वो देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे कहते हैं डाटा क्लीनिंग या स्क्रीनिंग। अच्छा जी, ये फर्स्ट मरला आपका एनालिसिस का है आफ्टर डाटा जो है वो एंट्री करने के। अच्छा जी, जब आपका ये मरला हो जाता है कंप्लीट, तो हम सबसे पहले आते हैं डाटा की रिलायबिलिटी और नॉर्मेलिटी पे। मैं देखता हूँ अगर स्क्रीन को ऊपर कोई इशू आ रहा है तो। अच्छा जी, अब आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। अगर किसी के पास मूव नहीं कर पा रही होती तो समटाइम इंटरनेट का इशू होता है। अच्छा जी, ये 1 बाय 1 है, हमने सारा चेक करना होता है कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। जब ये यहाँ से हम लोग क्लियर कर देते हैं तो हम सेकंड पे आ जाते हैं डाटा की रिलायबिलिटी। अब देखें, हमारा जो हम डाटा कलेक्ट किया है और जो स्केल यूज किए हैं, उनमें स्केल का रिलायबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके स्केल रिलायबल नहीं है, उनकी रिलायबिलिटी, कहा जाता है कि पहले आप भी पहले स्टडी करो, पहले टेस्टिंग करो, यानी थोड़े सैंपल पे जो उन क्वेश्चन आयर्स की रिलायबिलिटी चेक करो जी। अच्छा जी, रिलायबिलिटी की वैसे तो काफी सारी टाइप है, बट जो हम ज्यादा कॉमनली रिपोर्ट करते हैं उसको इंटरनल कंसिस्टेंसी कहा जाता है। कि हमारे जो स्केल्स के आइटम है उनके अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है। इसको चेक करने के लिए जो है वो क्रॉन बैक अल्फा की वैल्यूज जो है वो डिटरमिन की जाती हैं, जिनका क्राइटेरिया जो है वो, अगर वैल्यू लेस देन 70 है तो हम कहते हैं हमारा स्केल एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी एक्सेप्टेबल स्केल के लिए जो क्राइटेरिया है वो रिलायबिलिटी की वैल्यू 70 से अबव होना जरूरी है। जबकि ऐसे, यानी अगर वैल्यू लेस देन 0.50 है, यानी लेस देन 0.50 है, तो हम उसे कहते हैं स्केल एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर वैल्यू है अबव 0.50 और 60 तक है, 0.60 तक, तो इसे कहते हैं कि पुअर रिलायबिलिटी है। न्यू स्केल्स में तो ये चल जाता है, लेकिन जो स्केल ऑलरेडी आपने रिलायबल वैलिड यूज किए हुए हैं उनमें पुअर आ रहा है तो वो प्रॉब्लम आ रही होती है, फिर आप स्केल चेंज करते हो। अगर वैल्यू आती है 0.60 से लेके 0.70 तक, तो इसे क्वेश्चनेबल रेंज कहा जाता है। मोस्टली ये क्वेश्चन यूज हो जाते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, आप कहते हो जी ये कल्चरली हमारे नहीं है, बट हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इनकी रिलायबिलिटी जो है वो कम आई है। अच्छा जी, अब 70 से 80 तक वैल्यू आती है तो उसे एक्सेप्टेबल कहा जाता है। और अगर वैल्यू 80 से लेके 90 तक है तो इसको हम लोग बोलते हैं ये है एक्सीलेंट, सॉरी इसको गुड कहते हैं। और अगर
0.90 से अबव आती है तो उसको एक्सीलेंट बोला जाता है। तो ये कैटेगराइज है, बट आप इसको इजी बनाने के लिए माइंड में रखें कि 70 से अबव वैल्यू आती है तो उसे एक्सेप्टेबल कहा जाता है। अब इसको एनालाइज से जाके चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, एनालाइज में जाते हैं, फिर स्केल में जाते हैं और फिर रिलायबिलिटी एनालिसिस देखते हैं। मैं इसे दोबारा जो है वो करूंगा ताकि आप लोगों को ये रहे। स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस, ये इसका एक जो है वो ऑप्शन है जिसे हम लोग यूटिलाइज करते हुए करते हैं ताकि इसको कर लें। अब जो स्केल है सिर्फ उसी के आइटम ऐड करने हैं। फर्ज करें आप दो क्वेश्चनरी यूज कर रहे हैं सेपरेटली, तो उनको इकट्ठा करके नहीं करना है। फिर अब मैंने बहुत सारे लोगों की देखी, इवन मैंने पीएचडी में भी लोगों का देखा है कि वो एक ऐसा स्केल यूज करें जिसके 3 या 4 सब स्केल अलग अलग हैं और उनको कंप्यूट नहीं किया जा सकता। जैसे एक पेरेंटिंग अथॉरिटी क्वेश्चन है, PAQ के नाम से ना, पेरेंटिंग अथॉरिटी क्वेश्चन, उसमें 3 सब स्केल हैं, उनको सामने किया जा सकता है। यानी वो प्रिंटिंग स्टाइल 3 अलग अलग हैं, जिसमें एक अथॉरिटेरियन है, एक अथॉरिटेटिव और तीसरा परमिसिव है। अब इनको 3 को सामने किया जा सकता, तो हमने उनके जितने आइटम उनकी अलग अलग रिलायबिलिटी चेक करनी है। यानी ये नहीं कि उनको कंप्यूट। इसी तरह पर्सनैलिटी ट्रेट का क्वेश्चन आया है, हम सब ने 5 फैक्टर पर्सनैलिटी ट्रेट का नाम सुना होगा, आप लोगों ने यूज भी किया होगा टेस्टिंग में, रिसर्च में। अब उनमें 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, तो उनको सामने किया जा सकता है। एक ट्रेड की जितने आइटम है उनकी सेपरेट रिलायबिलिटी आपने चेक करनी है। तो ये एक भी होता है। जैसे मेरे पास इस डेटा शीट में एक क्वेश्चन आया है ग्रेटिट्यूड का, जिसके 6 आइटम है, तो मैं इसकी रिलायबिलिटी यहाँ सिर्फ 6 आइटम को ऐड करके चेक करूंगा और ओके करूंगा। अब ये जो मुझे वैल्यू आएगी, ये क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू है। ये वैल्यू डिटरमिन करेगी कि ये वैल्यू अगर 0.70, यानी हम आम एग्जाम्पल में से 70 कह सकते हैं या 70 कह सकते हैं, 0.70 या 0.70 जो है, उससे वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है, नो मैटर उसके आइटम्स कितने हैं, 2 से अबव होने चाहिए, 3 से अबव होने चाहिए, ये क्राइटेरिया एक स्केल के आइटम्स होता है। तो वो हमारा स्केल एक्सेप्टेबल है। अगर इससे लेस है तो वो वही 2 वैल्यूज हैं, रेंजेस हैं, एक क्वेश्चनेबल है और एक पुअर है। अगर उससे नीचे है तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मतलब हम ये क्वेश्चनरी यूज ही नहीं कर सकते, हमें मूव करना पड़ता है किसी और क्वेश्चनरी की तरफ। तो ये रिलायबिलिटी है, हम इसको डिफिकल्ट नहीं करेंगे। वैसे रिलायबिलिटी की एक टाइप बड़ी फेमस है, उसे कहते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जिसमें एक स्केल के 2 ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, फिर उनकी रिलायबिलिटी चेक की जाती है, जो कि आपको ये रिलायबिलिटी खुद ही यहाँ ऑप्शन दे रही होती है। यहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो है वो मिल जाती है, ये वाली। जिसको आप क्लिक करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली ही 2 ग्रुप्स में रिलायबिलिटी दे देता है। अगर आप ये देखें, ये है फर्स्ट ग्रुप पार्ट 1 की, जो कि 7 से अबव है, और अगर पार्ट 2 की चेक की जाए तो ये भी 7 से अबव है। इस तरह ये जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में आपका स्केल है वो भी रिलायबल है। तो ये रिलायबिलिटी 2 हम मैक्सिमम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लोगों ने टेस्ट रिलायबिलिटी का नाम सुना हुआ, तो मैं उनको बताता चलूँ कि ये तब यूज होती है जब आपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी होती है। तब हम लोग देखते हैं कि हमने जब 2 दफा एक ही रिस्पोंडेंट से डाटा लेना है तो क्या वो स्केल रिलायबल रहेगा या नहीं। तो इसलिए जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे होते हैं तब हमें मस्ट मेक श्योर टेस्ट रिलायबिलिटी जो है वो मेंशन करनी होती है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती। आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आप रिसर्च करें, तो आपको टेस्ट रिलायबिलिटी करनी है। हाँ, आप